हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत मैं बात करूंगा जो एमपीयूटी कॉलेज है उसके द्वारा जो आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। और उसकी एग्ज़ाम डेट की मैं बात करूँ तो 12 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 12 मई को। और उसके एडमिट कार्ड भी है वो आपके कल रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो मैं बात करूंगा कि इसके अंतर्गत आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग तैयारी कर रहे हो तो ताकि आपको पता चल सके कि इस प्रकार के इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मन के अंतर्गत संशय रहता है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं पेपर हार्ड तो नहीं होता या मॉडरेट तो नहीं होता या फिर ईजी रहता है। तो आज इसको एनालिसिस करोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह कृषि प्रवेशक पेपर है आपका 2013 का। उसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैं नेक्स्ट पेपर भी एमपीयूटी के द्वारा जो कनेक्ट करवाया गया था उसका पेपर भी मैं डाल दूंगा। तो अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र भारतवर्ष के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारतवर्ष के कुल भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान का कितना भौगोलिक क्षेत्र है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि 10.41 मतलब कि 10.4 इसके अंतर्गत ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, राजस्थान का कृषि जलवायु खंड फोर्थ बी का क्या नाम है ना, क्या है। तो फोर्थ बी का नाम बताना है आपको। तो फोर्थ बी को आपके शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र कहा जाता है, या लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र कहा जाता है, या आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र कहा जाता है, या बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल क्षारीय एवं लवणीय मृदाओं से ग्रसित है। तो राजस्थान का कितना क्षेत्रफल है आपका क्षारीय और लवणीय मृदाओं से ग्रसित है। तो 5.6 लाख हेक्टेयर, 7.8 लाख हेक्टेयर, या 10.6 लाख हेक्टेयर, या 12.8 लाख हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो 10.6 लाख हेक्टेयर है वो आपके क्या है, क्षारीय और लवणीय मृदा से ग्रसित क्षेत्र आता है। इसके अलावा मैं बात करूँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है और ये काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है कि अम्लीय भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो अम्लीय भूमियों को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, चूने का, जिप्सम का, गंधक का, या आपका पाइराइट का। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो अम्लीय भूमि होती है उसके लिए अपन चूना यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर अम्लीय का पूछा गया है तो आगे क्षारीय का पूछ सकता है। तो क्षारीय मृदाओं का भी अपन यूज़ करते हैं सुधारने के लिए, तो उसके लिए अपन जिप्सम यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपके आती है कि लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, लीचिंग भी कर देते हैं, स्केरिफिकेशन भी करते हैं ना, ये आदि यूज़ कर सकते हैं। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमि उपयोग क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत भूमि को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो आपकी जो भूमि उपयोग क्षमता है उसके आधार पर कितने वर्गों में आपके बांटा गया है। तो 5 भागों में बांटा गया है, 8 भागों में, 10 भागों में, या 12 भागों में। तो इसका राइट आंसर देंगे। तो आप लोगों को पता है कि सोइल का जो वर्गीकरण है वो आपके 8 भागों के अंतर्गत किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके जो ज्योग्राफी में पूछा जाता है और आपके इसके अंतर्गत जो एग्रीकल्चर है उसमें भी आपको पढ़ने को मिलता है। शुष्क क्षेत्र के लिए सर्वाधिक सामान्य जल संग्रहण संरचना क्या या रचना है। तो जो शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो जो सामान्य जल संग्रहण करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, एनीकट कहा जाता है, खडीन कहा जाता है, खेत कुंड कहा जाता है, या तालाब कहा जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता ही होगा कि जो खडीन होती है तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, जो शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत जल संग्रहण की संरचना वगैरह या रचना की जाती है उसे क्या कहते हैं, खडीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, इनमें से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्रीकल्चर की एग्जामों के अंतर्गत। तो अमोनियम सल्फेट होगा, यूरिया होगा, सुपर फॉस्फेट होगा, डीएपी होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता ही होगा कि जो यूरिया है वो क्या होगा, आपका कार्बनिक उर्वरक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज वाली फसलों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने किसके द्वारा किया जाता है। यानी कि अनाज वाली फसलें हैं उसके अंतर्गत जो वायुमंडल के अंतर्गत जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण कौन करता है। तो अनाज वाली फसलों और दलहनी फसलों दोनों का पता होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत अनाज वाली फसलों का पूछा गया है तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइजोबियम होगा, एजोला होगा, एजेक्टोबैक्टर होगा, या पीएसबी होगा।
तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एजेक्टोबैक्टर। अनाज वाली फसलों के अंदर सामान्यतः एजेक्टोबैक्टर यूज किया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र में सिंचाई के स्रोत क्या हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो अधिकांश सिंचाई का स्रोत कौन सा यूज किया जाता है, तालाब के द्वारा, नहरों द्वारा, नदियों के द्वारा या कुएं एवं नलकूप द्वारा। तो आई होप ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो राजस्थान में सामान्यतः कुएं और नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, इनमें से सफ़ेद दाने की मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है। तो माही कंचन, गंगा 11, नवजोत या गंगा सफ़ेद। तो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा सफ़ेद। यह आपकी क्या होगी, सफ़ेद आने वाली मक्के की उन्नत किस्म है। इसके अलावा मैं बात करूं कि राजस्थान में सरसों की बुआई की औसतन बीज दर क्या होती है। तो सरसों की बीज दर क्या रहती है, तो आपकी 1 से 2 किलो होती है, 4 से 5 किलो होती है, 6 से 7 किलो होती है, 9 से 10 किलो होती है। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो आप लोगों को पता होगा कि 4 से 5 सामान्यतः सरसों की बुआई के लिए बीज दर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंग की फसल में प्रति हेक्टेयर उचित पौधों की संख्या होती है। तो मूंग के फसल होता है या उसकी फसल होती है, उसके अंदर प्रति हेक्टेयर उचित पौधों की संख्या कितनी होगी, 66,000, 1,20,000, 2,40,000, 3,33,000। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 3,33,000 प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो वृक्षों एवं घासों को एक साथ उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर, सिल्वी पास्चर या फार्म फॉरेस्ट्री। ये पेस्ट्रल नहीं है, पास्टरल है ना। तो वृक्षों के अंतर अपन सिल्वी के अंतर्गत क्या करते हैं, वृक्षों की खेती, और पास्टरल के अंतर्गत घासों की करते हैं। तो एक इसके अंदर सिल्वी पास्चर क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि गेहूं की फसल की सिंचाई की प्रमुख क्रांतिक अवस्था कौन सी है। तो क्रांतिक अवस्था सामान्यतः सभी एग्जामों के अंतर्गत पूछी जाती है और गेहूं की तो विशेषकर तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सीड्स जड़ें जमने के समय, या फूटान पर, या बालियाँ आने पर, या दूधिया अवस्था पर। तो आप लोगों को पता है क्रांतिक अवस्था गेहूं की होती है, वो कौन सी होती है आपकी, जो CRI है ना, क्राउन रूट इनिशिएशन, जिसे कि हिंदी में क्या कहते हैं, सीड्स जड़े जमने के समय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है। तो सोयाबीन के अंदर 20%, 40%, 30% या 50%, कितना परसेंट आपका तेल पाया जाता है। इसमें प्रोटीन परसेंट पूछा जाता है, तो आपके कितना होता है, 42% इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। लेकिन ऑयल कंटेंट पूछा है इसके अंतर्गत, तो तेल कितना, 20% के लगभग इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, इनमें से किस शाकनाशी का मक्का, उड़द व अंतर शस्य में प्रयोग करना चाहिए। 2,4-D का, आइसोप्रोट्यूरान का, एट्राजिन का या स्टाम्प का। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, स्टाम्प का अपन किसके लिए, आपके मक्का और उड़द और अंतर शस्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। और एट्राजिन का भी अपन डायरेक्ट मक्का पूछे तो एट्राजिन का भी ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि आपके भूमि समतुल्यांक अनुपात यानी कि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का निर्धारण बिंदु होता है, तो किसके लिए करते हैं अपन, एकल फसल के खेती के लिए, अविराम खेती के लिए, मिश्रित खेती के लिए या क्रमबद्ध खेती के लिए। तो इसका राइट आंसर मिश्रित खेती हो जाएगी, कि अपन क्या करते हैं कि मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं, तो उसके अंतर्गत अपन लैंड इक्विवेलेंट रेशियो देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि संकुल मक्का का प्रमाणित बीज उगाने के लिए मक्के के एक खेत से दूसरे खेत की दूरी से कम कितनी होनी चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज की पूछा गया और इनमें मक्के की तो 100% पूछी जाती है। आपने RSSMB बोर्ड के द्वारा पूछा गया, उसके अंतर्गत भी यह क्वेश्चन आया हुआ है, और बीकानेर के द्वारा पूछा गया, कोटा के द्वारा भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 मीटर दूरी रखी जाती है। यह जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो रखी जाती है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है आपका कि सुरक्षित अनाज भंडारण हेतु दाने में कितनी प्रतिशत नमी उपयुक्त रहती है। तो अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए, उसके भंडारण के लिए उपयुक्त नमी है वो 8 से 10 रखते हैं, 12 से 15 रखते हैं, 15 से 18 या 18 से 20 रखते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को पता ही होगा कि सामान्यतः अनाजों को भंडारण के लिए 10 से 12% क्या होनी चाहिए, उसमें नमी होनी चाहिए।
तो अपन मिनिमम देखेंगे कि मिनिमम 10 से 12, तो ऑप्शन में 10 से 12 नहीं आ रहा है तो मिनिमम की ओर जाएंगे, तो मिनिमम कहाँ आ रहा है 10%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूँ, वर्तमान में कौन सी राजस्थान कृषि विभाग द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है। तो वर्तमान में कौन सी एक राजस्थान की कृषि विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजना है। तो कृषि विज्ञान केंद्र, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, आत्मा या NATP। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो आप लोगों को पता होगा कि जो आत्मा है वो अभी राजस्थान कृषि विभाग द्वारा संचालित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में वर्तमान में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल कितना है। तो ये 2000 जो आपका 13 है उसके अंतर्गत कंडक्ट करवाया गया था, उस टाइम का ये डेटा है और अभी लेटेस्ट डेटा है वो आप देख सकते हो। तो अभी उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो 12 मिलियन हेक्टेयर क्या था, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या था, राइट आंसर था। अभी लेटेस्ट डेटा आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि स्कर्वी नामक रोग, विटामिन से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो विटामिनों को अच्छे से याद करके जाएं। स्कर्वी नामक रोग विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी नामक रोग किसकी विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन A, B, C या D। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पता है विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, तो वो भी आप एक बार अच्छे से देख के जाए। राजस्थान में देसी गुलाब की खेती किस ज़िले में सबसे अधिक की जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि उदयपुर में, सिरोही में, भरतपुर में, अजमेर में। अगर आपको पूछा जाए कि देसी गुलाब है तो वो सर्वाधिक खेती कहाँ पे की जाती है, आपके अजमेर के अंतर्गत की जाती है। अगर चैती गुलाब पूछा जाता है तो आपके कहाँ पे, खमनोर के अंतर्गत की जाती है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि पाले से निम्न में से कौन सी फसल अधिक प्रभावित होती है। तो पाले से कौन सी फसल सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो फूल गोभी, टमाटर, गाजर, प्याज। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो आपके पाले से सर्वाधिक घर्षित होती है या उसका अधिक प्रभाव पड़ता है, तो आपके टमाटर के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है या उससे खराब हो जाती है। नेक्स्ट में बात करूँ, संतरा में पादप प्रवर्धन की कौन सी विधि उपयुक्त है। तो संतरे के अंतर्गत कर्तन द्वारा करते हैं, कलिकायन द्वारा करते हैं, बीज के द्वारा करते हैं, उपरोक्त सभी के द्वारा करते हैं। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके कलिकायन के द्वारा क्या किया जाता है, आपका इसके अंतर्गत प्रवर्धन किया जाता है सिट्रस के अंतर्गत। लेकिन अगर नींबू पूछ लिया जाए तो आपको उसके अंतर्गत करना है, बीज के द्वारा क्या किया जाता है, आपका प्रवर्धन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि आम के पौधे में लगाने का उपयुक्त समय, तो जनरली आपको पता ही होगा कि आम का पौधा कब लगाया जाता है। तो जून, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी। तो आप लोगों के सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि जून जुलाई एक मिड वाला आ जाता है ना। तो आपको याद रखना है कि जून जुलाई के अंतर्गत बारिश होती है तो आम का पौधा उसी टाइम पे लगाया जाता है। तो जुलाई अगस्त के लगभग, जुलाई के अंतर्गत अपने बारिश का मौसम आ जाता है। तो जुलाई अगस्त में बारिश होती है, तो जुलाई आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि उद्यान लगाने की विभिन्न विधियों में से मुख्यतः कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो कौन सी है, वर्गाकार है, षटकोणाकार है, सीढ़ी नुमा है या त्रिकोणीय है। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका भी राइट आंसर पता ही होगा कि जो आपकी वर्गाकार विधि है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके अंतर्गत कृषि क्रियाएं भी आसानी से की जा सकती है। षटकोणीय विधि है वो आपकी क्या, जहाँ पे महंगी है या शहरों के नज़दीक है वहाँ पे किया जाता है। सीढ़ी नुमा खेती है वो आपकी कंटूर खेती जो कि आपके पहाड़ीले क्षेत्र में की जाती है। त्रिकोणीय है वो कहाँ पे, जहाँ पे अंडुलेटेड सोइल यानी कि उबड़ खाबड़ भूमि पाई जाती है वहाँ पे अपन त्रिकोणीय या ट्रायंगल अपन जो मेथड है यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि पुराने या आर्थिक रूप से कमज़ोर बाग को सुधारने के लिए हेतु प्रसारण की कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो जो पुराने बाग हो जाते हैं वो यानी कि झाड़ियाँ वगैरह का सा रूप ले लेते हैं, तो उनको सुधारने के लिए अपन क्या करेंगे। तो भेंट कलम एनार्चिंग करेंगे, कलिकायन बडिंग करेंगे, स्टूलिंग करेंगे या छोटी कलम बांधना है जिसे कि आप टॉप वर्किंग कहते हैं, तो वो करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू वर्गीय वृक्षों में फल जड़न समस्या को रोकने के लिए किस पादप हार्मोन का यूज़ किया जाता है या छिड़काव करते हैं। तो इसके अंतर्गत अपन 2,4-D का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टमाटर में बसंत व ग्रीष्मकालीन फसल के नर्सरी में बीजों की बुआई कब करते हैं। तो आपको बसंत या ग्रीष्मकालीन फसल के लिए आपको जो नर्सरी है, तो नर्सरी के अंतर्गत सीड सोविंग कब करोगे। तो नवंबर में करोगे, दिसंबर में करोगे, जनवरी में करोगे या फरवरी में करोगे। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जनवरी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, बीज नर्सरी तैयार करते हैं। तो क्यों, आप लोगों को पता ही होगा कि बसंत ऋतु आपकी आती है
जो आपका फरवरी मार्च का मिड का सीजन होता है उसके अंतर्गत बसंत ऋतु आ जाती है। जब तक इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है जनवरी में सोइंग करोगे तो जनवरी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, प्याज की खरीफ फसल लेने के लिए उपयुक्त किस्म है पूसा, रत्नाकर, अर्का, कल्याण, अर्ली ग्रेनो या N53। तो राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी देंगे फ्रेंड्स। तो N59 ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि जो प्याज की खरीफ फसल लेने के लिए सबसे उपयुक्त किस्म मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, पछेती झुलसा रोग से फसलों को बचाने के लिए, जो पछेती झुलसा रोग है उसको बचाने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, 0.2% मैनकोजेब, 0.2% मेलाथियन, 0.2% इमिडाक्लोप्रिड का यूज़ करोगे या 0.2% सल्फेक्स का यूज़ करोगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा जो मैनकोजेब है तो पछेती झुलसा के लिए अपन यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जो आम की नियमित फल देने वाली किस्म कौन सी है। तो अल्फांसो है, आम्रपाली है, केसर है या राजभोग है। तो यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आम्रपाली है वो नियमित फल देने वाली किस्म मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगी, अम्लीय भूमियों में किस फसल की खेती सुगमता से की जाती है। तो जो अम्लीय भूमि है उनके अंतर्गत कौन सी फसल आसानी से उगाई जा सकती है, सीताफल, बेल, अंजीर, अमरूद। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसके अंतर्गत राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो अंजीर है तो अम्लीय भूमि के अंदर अंजीर और अमरूद दोनों को उगाया जा सकता है। लेकिन इसका राइट आंसर जो आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा माना गया था अमरूद था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसको क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि भारत में तुड़ाई उपरांत लगभग कितने प्रतिशत फल उपयोग से पूर्व नष्ट हो जाते हैं। तो कितने जो तुड़ाई से पहले ही नष्ट हो जाते हैं फल वो कितने परसेंट होते हैं, 30%, 40%, 45 या 20%। तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर की जो 30% है वो भारत के अंतर्गत फल तुड़ाई से पहले ही क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जेली के जमने के मुख्य कारण क्या है। तो जेली जम क्यों जाती है, तापमान के कारण, पानी की कमी के या पानी की मात्रा के कारण या पैक्टीन के कारण या शक्कर की मात्रा के कारण। तो इसका राइट आंसर आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो पैक्टीन होता है उसके कारण क्या हो जाती है, जेली जमने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात रहा हूँ, उत्तरी भारत में मटर की बुआई कब की जाती है। तो अगस्त में, अक्टूबर में, नवंबर में या दिसंबर में। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तरी भारत के अंदर जो मटर की बुआई है वो आपके कब की जाती है, अक्टूबर के अंतर्गत की जाती है। तो जनरली आपके अक्टूबर नवंबर के अंतर्गत जो रबी फसलें होती हैं उनकी बुआई कर दी जाती है। तो इसके अंतर्गत याद रखना कि अक्टूबर के अंतर्गत इसकी बुआई कर दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने जोनों में विभक्त किया गया है। तो यह आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है कि जो राजस्थान है उसको एग्रोक्लाइमेटिक जोन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 5, 7, 9 या 10 भागों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा क्योंकि 10 भागों के अंतर्गत अपने एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत बांटा गया है। आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होनी चाहिए, 400 से 500 ग्राम, 5 से 6 क्विंटल, 8 से 10 क्विंटल या 15 से 20 क्विंटल। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो 15 से 20 क्विंटल है आपके आलू की बुआई के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि सिंचाई की जो कि छिड़काव स्प्रिंकलर या बूंद बूंद विधि से लगभग कितने प्रतिशत पानी की बचत होती है। तो स्प्रिंकलर या फिर बूंद बूंद इनमें से लगभग कितनी प्रतिशत बचत होती है। तो 20, 30, 40, 45। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता है कि जो आपके स्प्रिंकलर है उसके द्वारा लगभग 50% के लगभग हो जाती है और 75% के लगभग जो बचत होती है वो आपके किसके अंतर्गत, बूंद बूंद के अंतर्गत चली जाती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो 45%, यानी वो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि गिर गाय का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है या पंजाब है। तो ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो गिर है वो गुजरात की उत्पत्ति स्थान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है, मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो मालवी है, तो मालवी जो नस्ल है गाय की तो उसका उत्पत्ति स्थान आपका मध्य प्रदेश क्या माना जाता है, मध्य प्रदेश माना जाता है। सॉरी, मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है, मध्य प्रदेश माना जाता है।
निम्न में से सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। तो सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? जर्सी है, होल्स्टीन फ्रीजियन है, थारपारकर है या नागौरी है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो अपने इंडियन ब्रीड्स हैं वो तो इतना दूध देती नहीं है, तो एक्जोटिक ब्रीड में आएगा तो होल्स्टीन फ्रीजियन है, उसके वो क्या होती है कि सर्वाधिक दूध देती है। और अगर फैट कंटेंट की पूछा जाए तो वो जर्सी हो जाएगी एक्जोटिक ब्रीड के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा वसा वाला दूध देने वाली नस्ल है। तो ये भैंस की नस्लें दी गई है, उनमें से सबसे ज़्यादा वसा होती है वो किस में होती है? मुर्रा में, नीलीलावी या फिर भदावरी या महसाना। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि सर्वाधिक वसा कंटेंट होती है वो आपकी भदावरी में होती है। लगभग 13% के लगभग क्या होती है? फैट कंटेंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो सिरोही, बारबरी, मारवाड़ी या जमुनापारी। तो जमुनापारी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपकी क्या होती है? सबसे लंबी भी होती है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल भी बकरी की कौन सी होती है? जमुनापारी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि राजस्थान में सबसे फाइन कारपेट ऊन पैदा करने वाली भेड़ की नस्ल है। सोनाड़ी, मालपुरा है, चोकला है या जैसलमेरी है? तो आप लोगों को इसका भी राइट आंसर पता ही होगा कि जो चोकला है वो फाइन कारपेट ऊन उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। इनमें से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? एंथ्रेक्स, रानीखेत, लंगड़ी या खुरपका, मुंहपका। तो ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो मुर्गियों में सामान्यतः रानीखेत बीमारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, दूध बुखार है ना, जिसे मिल्क फीवर कहा जाता है, तो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, वसा, कैल्शियम या पोटेशियम। तो आप लोगों को पता होगा कि एकमात्र ऐसा रोग है जिसकी कमी के कारण बुखार होता है ना, तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है? आपका बुखार होता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। तो मिल्क फीवर, तो फीवर देखकर इसके अंदर टेम्परेचर कम होता है। एकमात्र ऐसा रोग है जिसके अंतर्गत क्या होगा? आपका टेम्परेचर गिरता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, किस बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते हैं? तो थनैला, दूध बुखार या खूनी पेचिश या गलघोटू। तो किसके बचाव के लिए आपके टीके यूज़ किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलघोटू के लिए अपन क्या करते हैं? टीके लगवाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी दवा पशुओं के विरेचक का कार्य करती है? तो अरंडी या अल्कोहल, कपूर या नीलत होता। तो ये भी आपका काफ़ी आसान से क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है कि जो अरंडी का तेल है उसे विरेचक के रूप में यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, इनमें से कौन सी दवा जीवाणुरोधी के रूप में काम में ली जाती है? फिनाइल, अरंडी का तेल, कपूर या अल्कोहल। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स, तो जो फिनाइल है उसको अपन क्या करते हैं? जीवाणुरोधक के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन के मुर्गी के चूजों को किन बीमारियों का टीका लगाया जाता है? तो रानीखेत, चेचक, खूनी पेचस या गम्बोरा। तो आप लोगों को पता है कि जो रानीखेत बीमारी होती है उसके टीके एक दिन के चूजों को ही लगा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, भैंस की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात है? तो भदावरी, नीली रावी, जाफराबादी या मुर्रा। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है कि जाफराबादी है वो आपकी कहाँ है? गुजरात का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, नीला तोता का उपयोग पशुओं के किस कार्य के लिए किया जाता है? उत्तेजक के लिए, कृमिनाशक के लिए, विरेचक के लिए या जीवाणु नाशक के लिए। तो इसका राइट आंसर आई होप आप लोगों को पता है, कृमिनाशक के लिए अपन क्या करते हैं? नीले तोते का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका ये ब्रीड के अंतर्गत से पूछा गया है कि मेहसाना नस्ल के किन दो नस्लों के क्रॉस से तैयार किया गया है? तो इसके लिए आप शानदार सी ट्रिक है एम एस। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? मेहसाना, तो मुर्रा और सूरती, एम फॉर मुर्रा और एस फॉर सूरती। तो मुर्रा और सूरती आपके ऑप्शन नंबर 2 के अंतर्गत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो एमएमएस के नाम से आप इसे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विदेशी नस्लों में से किस नस्ल के दूध में सबसे ज़्यादा वसा होती है? तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जर्सी है उसके अंतर्गत सर्वाधिक फैट होता है। और जो आपका होल्स्टीन फ्रीजियन है, जो विदेशी नस्ल होती हैं उनमें सर्वाधिक दूध कौन सी देती है? होल्स्टीन फ्रीजियन देती है। अब मैं बात करूँ कि अविकालीन भेड़ की नस्ल तैयार की गई है, चोकला मेरिनो से, मारवाड़ी रेम्बुलेट से, मालपुरा रेम्बुलेट से या मालपुरा कराकुल से। तो इसका राइट आंसर देंगे आप। तो ये क्या होगा कि जो अविकालीन है वो मालपुरा और रेम्बुलेट के क्रॉस से तैयार की गई है भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि दराती नुमा सिंह जो सिकल सेफ हॉर्न होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? मुर्रा में, सूरती में, मेहसाना में, जाफराबादी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि सूरती के अंतर्गत जो आपके सिकल सेफ हॉर्न पाए जाते हैं, दराती नुमा संरचना या फिर जराती नुमा जो इसके सींग है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, पशुओं में आयु का अनुमान लगाया जाता है दांत से, चमड़ी से, खुर से, पूंछ से। तो आप लोगों को पता है कि अपन फिजिकल तरीके से भी देख के कर सकते हैं।
खुरों को देखकर भी अपन एज डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो दांतों के द्वारा किया जाता है। और दांतों में भी जो इंसाइजर आपके दांत होते हैं उनके द्वारा मुख्यतः यूज़ यानी कि उनको देखकर पता लगाया जाता है एज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो, किस नस्ल के भैंस के सिर पर टीका होता है? तो मुर्रा, मेहसाना, जाफराबादी या नीली रावी? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि जो नीली रावी है उसके ऊपर भैंस के सिर के ऊपर टीका भी पाया जाता है, और उसके चारों पाँव के नीचे सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट होते हैं, और इसकी पूंछ भी सफ़ेद पाई जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे सिम्टम्स हैं नीली रावी के। तो यहाँ पे आपके एग्रीकल्चर के जितने भी जो एमपीओटी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहाँ पे समाप्त होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत जो नेक्स्ट पेपर है जो पूछा गया था मैं उसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।